हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट में बता दो फटाफट। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से चैट में बताएंगे। एम आई ऑडिबल? दोस्तों, आ रही है आवाज? हेलो 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 मित्रों, भाइयों बहनों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? हाँ जी। यस। यस। ऑल गुड भैया, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। एकदम आवाज आ रही है, बढ़िया लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। क्या बात है, स्मार्ट तो अपन बेटा डेली लगते हैं। कुछ नया बताओ। ठीक है। और बताओ। सब बढ़िया, सब चंगा सी? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा? लास्ट हमने लेक्चर में कहां तक छोड़ा था? लास्ट लेक्चर हमने किस टॉपिक पे छोड़ा था? बताओगे? बताओगे? एक मिनट, तो यहां रख देते हैं। बताओ जरा जल्दी से। हाँ, मिरर करा दिया था। मिरर मिरर पूरा हो गया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मिरर हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक चीज नोट करी कि सर्दियां आते ही ना, ये नाक जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है ना? सर्दियों में नाक ब्लॉक, ओ हो, ब्लॉक से मुझे याद आया, तुम भी तो ब्लॉक हुए हो। है ना? तुम भी तो ब्लॉक हो चुके हो। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रह्मास्त्र का क्या चल रहा है अभी? अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनके पास ब्रह्मास्त्र नहीं पहुंचा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है कि अभी भी तुम्हारे पास वो जो है ब्रह्मास्त्र वो नहीं पहुंच पाया, ऐसा कुछ है? अच्छा, ओके। ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी बेटा अभी कुछ दिनों में। मतलब 15 तारीख से आपको ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो जिनका नहीं पहुंचा है, एक तो आप डीटीडीसी वाले ऐप पे ट्रैक करो, है ना? अगर उसमें नहीं ट्रैक हो रहा है तो जो हमारी सपोर्ट टीम है, कृपया करके उनको कॉल मिलाइए आप। ठीक है। और एक हैक बताता हूं आपको, दिन का जो टाइम होता है ना, उसमें कॉल करोगे तो कॉल पिकअप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रात में ना, शाम में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो सबके कॉल कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर तुम दोपहर में करोगे ना कॉल, लाइक मॉर्निंग में 12 PM, है ना, 11 AM, ऐसे टाइम पे करोगे तो बहुत इजीली तुम्हारा कॉल कनेक्ट हो जाएगा, राइट? तो तुम ऐसा करना, और प्लीज इसको प्रायोरिटी पे मैं भी बोलता हूँ टीम से कि क्या इश्यू आ रहा है ना? क्योंकि देखो, इसमें मेन रीजन है आप सभी के एड्रेसेस। बहुत सारे बच्चों ने एड्रेस ही गलत, पिन कोड गलत डाले हैं। वो एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। तो ऐसे दो तीन छोटे छोटे रीजंस हैं जिनकी वजह से हो रहा है, बट आई होप कि सबको जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए यार। मुझे पता है कभी कभार, पता है ये ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आई नो, आई नो। क्योंकि आपने किसी चीज के लिए पैसे दिए हैं और वो चीज आपके घर पे ना आए तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स अलग नाराज होंगे, तुम हमसे अलग नाराज होगे, तुमसे खफा हो जाओगे कि यार भैया, यार आपने बोला था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र आ ही नहीं पा रहा। तो आई नो, बिल्कुल ऐसा होता है ना? बट ट्रस्ट अस, थोड़ा सा भरोसा रखो, आई गेस जल्दी, जल्दी। हाँ जी। ठीक है। और कुछ? और कुछ? और कोई समस्या, और कोई दुविधा? बस, और बाकी सब बढ़िया है? बाकी सब तो बढ़िया है ना? तो हम आगे बढ़े। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट। अच्छा, पिछली क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था? हमने मिरर तक का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया था। आज हमें जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा, दैट इज रिफ्रैक्शन। अच्छा, मुझे बताओ, रिफ्रैक्शन किस किस को आता है? रिफ्रैक्शन तुम में से किस किस बच्चे को आता है? मतलब तुमने पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन तुम्हें आता है? क्योंकि मैंने एक चीज नोट करी है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि 99% बच्चों को नहीं आता। मतलब ये मैंने नोट करा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन थोड़ा सा टफ होता है, बच्चों से सॉल्व नहीं होता, बहुत सारे बतेरे रीजन है। बट ठीक है, जो भी है, जो भी है, मुझे पता है कि शायद तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? क्या तुमने कभी सोचा व्हाट इज रिफ्रैक्शन? देखो, रिफ्लेक्शन क्या था? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यानी लाइट आई, देखना बेटा, आई 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 आई, टकराई टकराई, वापस गई, वापस गई, वापस गई, यहां से आई, यहां से गई, यानी बाउंस बैक हो गया भाई। क्या हुआ? बाउंस बैक हो गया, है ना?
बाउंस बैक हो गया, वो था रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। यानी मान लो लाइट यहां आई और लाइट को एक्चुअली जाना यहां था, लेकिन वो बेंड हो गई, वो ऐसे बेंड कर गई, तो उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई जाएगा तो हल्का सा वो बेंड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब क्या तुम्हारे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर लाइट बेंड क्यों हो रही है? कोई बताएगा? तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा कि आखिर ये यार भैया ये जो लाइट है ये बेंड काहे हो रही है? लाइट को क्या जरूरत है बेंड होने की? हाँ, क्यों हो रही है लाइट बेंड? बताओ, क्या लगता है? क्या लगता है? बताओ, बोलो। हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा मूर्खो, तो दिमाग में लाओ इस सवाल को। का है? क्योंकि तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड वाले ये सवाल पूछते हैं कि लाइट क्यों बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो इसके पीछे का रीजन समझेंगे, इसके पीछे की कहानी समझेंगे। देखो होता क्या है, हर एक मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग होती है। हर एक मीडियम में, मान लो पानी है तो लाइट की स्पीड अलग होगी, एयर के अंदर अलग होगी, डायमंड के अंदर अलग होगी, सबके अंदर। तो जब ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड के अंदर चेंज आ जाता है, स्पीड के अंदर चेंज आ जाता है। और जब स्पीड में बदलाव आता है बेटा, उसकी वजह से क्या होता है? लाइट बेंड कर जाती है। दिस इज वाई रिफ्रैक्शन हैपेंस। रिफ्रैक्शन इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखना बेटा, क्योंकि बोर्ड वालों को आजकल बड़ा मजा आता है ये पूछने में। तो पहली चीज, when light goes from air to water it bends towards the normal। इसके बारे में अभी मैं आपको बात करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा। बट रीजन क्या है? रीजन है चेंज इन स्पीड। रीजन है चेंज इन स्पीड, यानी जब स्पीड में बदलाव आएगा तो लाइट बेंड करेगी, है ना। अब लाइट दो प्रकार से बेंड कर सकती है, दो प्रकार से बेंड कर सकती है। देखो मान लो एक है रेयरर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम। रेयरर का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कम है, डेंसर का मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। समझ आ ही रहा है, ठीक है। हाँ, तो जब एक लाइट मान लो ऐसे आ रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। उसको जाना तो यहां चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, बट वो एक्चुअली में ऐसे बेंड कर गई, वो एक्चुअली में ऐसे बेंड कर गई। अब एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ये भी आपको पता ही होगा। और ये वाली जो रे होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। हाँ, रिफ्रैक्टेड रे हम इसको बोलते हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात क्या है बेटा, वो ध्यान से देखना यार। अगर तुमने ध्यान से देखा हो, जब लाइट रेयरर से डेंसर में आई तो वो नॉर्मल के टुवर्ड बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? बिल्कुल। यानी जब भी लाइट, इसकी देखो, इसकी पीके ट्रिक भी दूंगा मैं याद करने की, अभी तुम समझो। जब रेयरर से डेंसर में आई तो कहां पर बेंड कर गई? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों बेंड कर गई? ड्यू टू चेंज इन स्पीड, स्पीड के चेंज की वजह से, ठीक है जी। अब इसका अपोजिट कर लेते हैं। मान लो एक डेंसर मीडियम है, डेंसर, ये रेयरर। तो जो लाइट है उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब वो कुछ ऐसे जाएगी, यानी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब बताओ ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? चलो दोस्तों, भाइयों बहनों, अब हम पीके ट्रिक को यहां पे लाया जाए और पीके ट्रिक से पूछा जाए कि भैया ये हम कंफ्यूज होते हैं, याद करा दो। तो मैंने कहा याद करा देता हूं। आर डी शर्मा एक बड़ी फेमस किताब है। आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद था। अरे क्या बोला मैंने? आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद था, यानी जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, क्योंकि उसको नॉर्मल पसंद है। जबकि जो डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोगों को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है। पसंद इन द सेंस, क्योंकि यार अगर कोई नॉर्मल है तो उनके पास क्यों आएगा? कोई बीमारी होगी तभी तो आएगा। यानी डॉक्टर को नॉर्मल पसंद नहीं है। तो डी और आर, डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है, यानी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है ट्रिक दोस्तों, ठीक है ट्रिक, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद, डॉक्टर को नॉर्मल पसंद नहीं है भैया। बहुत बढ़िया दोस्तों। यानी लाइट या तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। चलो बहुत बढ़िया, इतना हमको ये पूरा का पूरा फिनोमिना समझ में आ गया है, तो मजा आ गया है दोस्तों, क्या ही बात कर दी है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉज हैं बेटा रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ तो सिंपल है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल
और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था, दूसरा लॉ था, वो यहां पर पहला लॉ बन के आता है। ठीक है जी, वो तो एकदम सेम है, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, बट इसका जो दूसरा लॉ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना बेटा। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। मुझे पता है अभी आधे बच्चों को समझ नहीं आया, बहुत बार पढ़ने की कोशिश करी, बट स्नेल्स लॉ तुम्हें कभी समझ नहीं आया होगा, बट आज आ जाएगा। स्नेल्स का मतलब वो वाला स्नेल्स नहीं है वो वाला स्नेल्स नहीं है, ये अलग है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है दोस्तों? साइन पढ़ा है? साइन साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। मैथ के टीचर को रिप्लेस कर जाऊंगा मैं किसी दिन। ठीक है, तो है ना, है ना, तो पढ़ा है। अब क्या बोल रहा है ये, जब भी एक मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, मान लो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इन दोनों के साइन का अगर मैं रेशियो लू, यानी साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। अब तुम बोलोगे भैया क्या कांस्टेंट होगी वैल्यू? कांस्टेंट का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगी। अब तुम बोलोगे भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बला है, इसको तो समझ कैसे आएगा हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले तो सिंबल देख लो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये पावर है, एक तरीके से ताकत। देखो, अगर तुम मुझसे अब लड़ने आओगे, तो आधे बच्चों को तो मैं 2 सेकंड में निपटा दूं। कुछ आएंगे मेरे से भी डेंजरस, वो मुझे 2 सेकंड में निपटा देंगे। समझ रहे हो ना? तो सबकी अपनी अपनी पावर है, सबकी अपनी अपनी पावर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द पावर ऑफ द मीडियम टू बेंड अ लाइट, यानी एक लाइट को कितना ज्यादा बेंड करवा सकते हो, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो पहले आप ये देखना, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट और रिफ्रैक्टेड व्हेन इट एंटर्स अ न्यू मीडियम। ठीक है, न्यू मीडियम में एंटर आया तो कितना बेंड हुआ। अब यहां पर दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग, यानी जिस मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगी, हाँ कि ना? एग्जाम्पल दे दूं? अरे समझा दूं क्या? देख, पानी में, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा नहीं होता तो लाइट थोड़ी सी बेंड करती है, लेकिन डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है तो लाइट कितनी ज्यादा बेंड करती है। अरे हाँ कि ना यार? ठीक है, दूसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। जैसे एयर की डेंसिटी कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मांगते हैं। कितना मानते हैं हम 1 मानते हैं। ठीक है, जबकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, डायमंड का उससे भी ज्यादा। ठीक है जी, इतना समझ आया? बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तीसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें जो लाइट की रफ्तार होगी वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एयर के अंदर लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेकिन पानी के अंदर एयर की स्पीड, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। आई बात समझ में? डायमंड के अंदर और कम हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जल्दी बताओ क्या चीज समझ में आई? अब यहां पर क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, बट ऐसे समझो, बोलेगा दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये बताओ स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी? स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी, जल्दी बताएं फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी 1.5, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ये तो भैया हमको समझ आ गया यार, मजा ही करा दिया। बेंडिंग समझ आ गई, डेंसिटी समझ आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब समझ आ गया भैया। इतना तो समझ आया भैया। वो स्नेल्स लॉ ना, बट एक बार फिर बता दो, वो समझ नहीं आया। देखो, अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, अब इसको एक क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं स्नेल्स लॉ को। आ जाओ, मान लो मान लो एक लाइट है, वो ऐसे बेंड कर गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री।
तो आपको ये बताना है ये जो मीडियम है ना, ये जो मीडियम है जिसमें लाइट आ रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये बताना है। कैसे निकालोगे? अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू दी साइन आई बाय साइन आर। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये आ जाएगा 1/√3। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आया सबका? मजा आया बिडू? ओ बिडू लोगो आया? बोलो क्या बात है यार, भैया क्वेश्चन हो गए हमसे सॉल्व। वाह यार, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो तुम भी। वाह यार, प्राउड ऑफ यू गाइस, वेल डन। क्या बात है यार, काफी बच्चों ने सॉल्व कर दिया पहली बार में। बहुत सही, बहुत सही, समझे? ये ऐसे स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। ठीक है जी भैया, ये हमको समझ आ गया, मजा आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया फटाफट से, अगली चीज भी तो पढ़नी है यार। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आया, स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझ आया, बात यहां पर खत्म नहीं हुई, अभी बात यहां पे आगे बढ़ी है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? अगर मुझे किसी भी मीडियम का, मान लो एक मीडियम है, मान लो वाटर है, अगर मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है C/V। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि होती है 3 × 10⁸ और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उससे हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो सवाल में यह दिया गया है कि एक वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, और उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वाटर के अंदर, वो हमें गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकालोगे? C/V, C/V जो कि होगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 × 10⁸, तो यह आ जाएगा 1.5। यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया बेटा। यस, क्या बात है यार, वाह यार, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आया आया, चमका। तो एक और फॉर्मूला आ गया, बट ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। भैया एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, समझाता हूं। क्योंकि इस केस में हम क्या लेते हैं ना, हम इस केस में लेते हैं कि जो एयर आ रही है, मतलब जो लाइट आ रही है, सॉरी, जो लाइट आ रही है वो एयर से वाटर में जा रही है, एयर से वाटर या फिर एयर से किसी और मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो हम ये जो पहला मीडियम है इसको एयर मानते हैं, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा 1। ठीक है जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिक हमें समझ आ गया, बट भैया अभी क्लियर नहीं हुआ हमें। मैंने कहा अभी होगा भी नहीं क्लियर, अब क्लियर होगा जब हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन, देखो आपके रिलेटिव क्या करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ योर रिलेटिव्स इन योर लाइफ, क्या है बताओ? रिलेटिव्स का एक ही काम है, क्या? कंपेयर करना। शर्मा जी के लड़के के 50 आए, इसके 25 आए, इसके 20 आए, इसके तो 15 ही रह गए। कंपेयर कर रहे हैं भाई। अरे कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं यार, कंपेयर ही तो कर रहे हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी हम कंपेयर करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं बेटा। उससे पहले ये देख लो कि कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। अगर आइस वाटर की बात करूं तो 1.3 कुछ होता है ना। ग्लास का अलग होता है। अगर मैं बात करूं डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42। 2.42। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है रिलेटिव्स का काम है आग लगाने का। बेटा बहुत मार खाओगे तुम। पता होता क्या है, कुछ कुछ बच्चों के ना जब लाइव चल रही होती है ना, तो कभी कभार ना बगल में रिलेटिव्स भी बैठे होते हैं बेटा। वो शर्म से घर छोड़ के चले जाइए, मत किया करो। चलाओ, ठीक है। तो आप देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर कोई मीडियम है, मान लो एक मीडियम 1, यहां पर मीडियम 2, और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं हम N1। क्या ले लेते हैं? N1। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं N2। अब जब लाइट आई और लाइट बेंड कर गई, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, इसको WRT को विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, ऑफ फर्स्ट मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, एक तरीका बता रहा हूं, सुनो।
तरीका ये है, जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देते हैं, जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देते हैं। समझाता हूं। अगर क्वेश्चन आया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इज्जत किसकी कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट की इज्जत कर रहे हैं, इसको नीचे डाल दो। यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। क्या समझ आया? एक और बताता हूं। अब अगर इमेजिन करो उल्टा होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो क्या करोगे? n1 बाय n2, जिसकी इज्जत कर रहे हो उसको नीचे डाल दो, बात खत्म, बात खत्म बेटा। ठीक है, डन। पढ़ लो यार, पढ़ लो, मार खा जाओगे, पढ़ लो। नहीं पढ़ना? हाँ, पढ़ लो यार। लाइफ तुम्हारी कैसे हो गई है? आधे से ज्यादा बच्चों की तो लाइफ ये हो गई है कि ना कोई लफड़ा, ना कोई लफड़ा, ना कोई फाइट, 9 बजे डिनर, 10 बजे गुड नाइट। ये हो गई है इनकी जिंदगी। 10 बजे बस इनको छुट्टी दे दो, इनको चाहिए छुट्टी बस, और कुछ नहीं चाहिए इनको, इनको नहीं पढ़ना, इनको छुट्टी चाहिए। ठीक है, चलो। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तुम अब समझ गए होगे। ठीक है भैया, भैया पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं आया, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन से। अभी जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करा ही देता हूं। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें गिवन है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें गिवन है 1.3। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जिसको इज्जत दोगे उसको नीचे डालोगे, फॉर्मूला ये बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, फटाफट से बोलो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.3 डिवाइड बाय 1.5। बस ये आप निकाल लोगे, ये आप निकाल लोगे। क्या बात है। चलो चलो, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बहुत इजी सवाल है बेटा ये, आई होप सब बनाएंगे इस सवाल को। यार पोल से क्या होता है ना, एक तो टाइम बहुत, कभी कभार टाइम बहुत वेस्ट होता है। आज हमें ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, तो कम ही पोल मिलेंगे आज बेटा। ठीक है, करो। बहुत बढ़िया। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एयर इज दिस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लासेस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपको पता है साइन आई बाय साइन आर, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो बस साइन 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा √2। √2 इज योर आंसर। √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू शायद 1.41 होती है। एम आई राइट? बताओ भाई गणित के छात्रों, ओ भाई मैथमेटिशियंस इन द हाउस, प्लीज टेल, √2 की वैल्यू क्या 1.4 ही होती है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा है भाई? कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? हाँ, बहुत बढ़िया, सी आ जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स एक्स एंड वाई आर 6/5 एंड 4/3, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला मैंने? जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देंगे। यानी बेटा देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ny बाय nx, ये आपको निकालना है बस। तो कर दो भाई। ny का कितना है? y का है अपना 4/3, x का कितना है 6/5। समझ में आ रहा है ना बेटा? अब तो पल्ले पड़ रहा है दोस्तों, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? मेरी शक्ल मत देखो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे ए लग जा, लग जा। हाँ ठीक। बी गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया बेटा? बेटा व्हाट रॉन्ग, व्हाट रॉन्ग है? ए ही तो आएगा, सब सही है। पता नहीं कहाँ रॉन्ग दिख गया तुमको यार। भैया साल खत्म हो रहा है, आपकी स्पॉटिफाई का मोस्ट लिसेंड
आर्टिस्ट कौन है भाई? स्पॉटिफाई का तो नहीं पता, जीवन का मोस्ट लिसनड आर्टिस्ट तो मेरी मैडम जी हैं, उन्हीं की बातें सुनता हूँ सुबह से शाम तक। मजाक कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ यार। चल आगे चलते, अगला अगला अगला। Absolute refractive index of water in glass are this and this. If the speed of light in glass is this, find the speed of light in water. Very important question यार। स्टार लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। एक स्टार, दो स्टार, दो दो स्टार। चलो तो देखो भाई क्या बोला है, दो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमें गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस। तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सबसे पहले हम बी पार्ट पढ़ते हैं। देखो बी पार्ट में क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पहले तो ये निकाल लो, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले तो बेटा ये निकाल लो, ठीक है ये निकाल लो, आ जाओ आ जाओ। तो 3/2 डिवाइड बाय 4/3, ठीक है जी, ये आ जाएगा 9/8। ठीक है, तो 9/8 दूसरे का आंसर पहले निकाल लिया। अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना, क्या मैंने तुम्हें बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट? अरे यस और नो। अब आप एक फॉर्मूला यहां पर याद कर लो, है ना, याद कर लो क्या, कि अगर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n1/n2 इक्वल्स टू, इसका अपोजिट कर दो, v2/v1। refractive index of first medium divided by refractive index of second medium will be equals to speed of light in second medium divided by speed of light in first medium। रेसिप्रोकल क्यों करा, इसकी वजह से, है ना, समझे समझे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। क्या फॉर्मूला क्लियर हुआ पहले तो ये बताओ, बोलो बोलो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है बेटा, हमें इसमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमें इसमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, देखना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू स्पीड इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास। देखो रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो कितनी चीजें गिवन है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ना, उसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है। देखो ग्लास के अंदर की लाइट गिवन है, तो ग्लास के अंदर की स्पीड भी गिवन है, हमें निकालनी ये है। तो चलो भाई सॉल्व करो और आंसर बताओ, सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी। बताओ डन। ठीक है, बस ये आपको सॉल्व करना था बेटा। अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, सारी वैल्यूज को पुट कर दो। ये हमने सॉल्व कराई था, ये कितना आया था, 9/8 इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है और ग्लास के अंदर हमें गिवन है, ग्लास के अंदर हमें ना गिवन है, ठीक है जी। तो इसको इधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए आपका 2.25 इंटू 10⁻8। ये आना चाहिए आपका आंसर, यही आ रहा है 2.25। बहुत बढ़िया जी, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। चलो जी और आगे बढ़ा जाए, और बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप बैचेस से पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने एक चीज नोट करी होगी, टीचर जो होते हैं ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को, मेनली सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसा नोट करा है, वो स्किप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि पहले ना यहां से सवाल नहीं पूछे जाते थे, वो रियलिटी है। अगर तुम आज से 3 साल पहले का पेपर उठाओगे तो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल दिखेंगे ही नहीं पूरे पेपर में। बट एक और मैं सच्चाई बता देता हूं, सीबीएसई बोर्ड का पेपर टफ होता जा रहा है। लास्ट ईयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आया था और टफ क्वेश्चन आया था, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया था जो मैं अभी लेकर आया हूं। तो उसी चीज को दिमाग में लेते हुए कि लास्ट ईयर अगर ऐसा पेपर आया तो इस साल उससे हल्का सा और टफ रहेगा, वो सारे दिमाग को लगाते हुए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो आ जाओ,
water has refractive index 1.33 and alcohol has the refractive index 1. ओए होए अल्कोहल, क्या बात है चलो, refractive index 1.36. which of the two medium is optically denser? अच्छा, कौन ज्यादा, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, पहले तो ये बताओ जल्दी, क्या लगता है यार? भैया एक बात आप मुझे बताओ यार, भैया यार आप कैसे सवाल पूछते हो? अभी तो आपने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी भैया डेंसिटी ज्यादा होगी ना। आपके हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या यार? माना कि थोड़े से बेवकूफ हैं, माना कि दिमाग थोड़ा सा कम है, माना कि क्वेश्चन नहीं कर पाते, माना कि क्वेश्चंस तो छोड़ो दिमाग भी नहीं लगा पाते, माना कि थ्योरी भी नहीं याद कर पाते, माना कि टेस्ट में कम नंबर लाते हैं, माना कि प्री बोर्ड में कम नंबर लाते हैं, बट बेवकूफ तो नहीं है ना हम। मैंने कहा ठीक है यार, बेवकूफ तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोल, एल्कोहल 1.36। ठीक है, रोश नहीं था बेटा ये तुम्हारा, आ जाओ। ठीक है, आ गया, रीजन पता चल गया, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू एल्कोहल। देखो भाई, यहां पे वाटर, यहां पर एल्कोहल। पहले मुझे ये बताओ कौन सा डेंसर कौन सा रेयरर? तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि ये तो है डेंसर, ये है रेयरर। ठीक है, तो आपको पता है आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद नहीं था, तो ऐसे, है ना, नॉर्मल नॉर्मल पसंद था, नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया एक बच्चा लिख रहा है, भैया वो बेइज्जती रिलेटेबल थी, बट ऐसे मत बोला करो। ठीक है, आर डी शर्मा को क्या था? नॉर्मल पसंद था, तो ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना लेना। अगला, स्टेट द रिलेशनशिप। ओहो, वही तो नहीं बन पा रहा है भैया, इतनी कोशिश कर ली है, अभी तक नहीं बन रहा है रिलेशनशिप। कोई बात नहीं। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अबव केस। देखो, इस केस के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिश्ता कहलाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें पता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, पर यहां पर दो अलग अलग मीडियम है बेटा। क्या बोला मैंने? यहां पर दो अलग अलग मीडियम है। कौन कौन से मीडियम है? एक यहां नीचे अल्कोहल, ऊपर वाटर, नीचे अल्कोहल ऊपर वाटर। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा N2/N1। मुझे बात को, मैंने क्या बोला था? जब तक ऊपर एयर है, अगर एयर से किसी भी मीडियम में आए तो फॉर्मूला सेम ही रहता है, यहां पे एन ही होता। लेकिन अब क्योंकि हुआ क्या यार, एयर नहीं है, ऊपर वाटर है, नीचे अल्कोहल है, तो फॉर्मूला हो जाता है N2/N1। तो साइन आई बाय साइन आर का रिलेशन क्या कहलाएगा? इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना बेटा, समझ आया? तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों की वैल्यू गिवन है, तो यहां पर बस वैल्यू पुट कर दो। N2 क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल है 1.36 डिवाइड बाय 1.33। बस यही रिश्ता है इनके बीच में, यही रिश्ता है इनके बीच में। ठीक है, बताओ जी, समझ आया? तो चैट में पी के लिख दो। जल्दी लिखो भाई, फटाफट से। सी पार्ट फिर से समझा दो यार। देखो क्या है, हमें रिलेशनशिप निकालना है, वैसे भी तुम रिलेशनशिप निकालने में थोड़े वीक ही हो, तो दूसरी बार समझाना बनता है मेरा। ठीक है, तो रिलेशनशिप निकालना है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में। कौन से? इस डायग्राम के लिए एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनके बीच का हमें क्या करना? अरे ये कौन सा एंगल ले लिया भैया मैंने? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिश्ता निकालना है मुझे। मुझे पता है अकॉर्डिंग टू दी स्नेल्स लॉ, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू दी स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां पर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है, तो हमें यहां रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा। और तुम्हें पता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बताओ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N2/N1, यानी मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बस आंसर आ गया। डन। चलिए जी,
चलिए जी, चलो अब एक टॉपिक इसका मैं आपको कराना चाहता हूं जो कि है ये वाला, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इसी साल 2025 में इस पे सवाल आया था। हाँ, इस पे सवाल आया था, वैसे नहीं पूछा जाता बट इस साल सवाल आया, तो आपको इसको भी कराएंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये डायग्राम भी ड्रॉ करने को आ सकता है, तो डायग्राम ध्यान से समझ लेना। देखो क्या है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखो एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब समझते हो, यानी एक ग्लास का ब्रिक, ग्लास की ब्रिक समझ लो, ईंट है वो ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। तो अब लाइट आएगी, लाइट कहां से आ रही है? एयर से आ रही है, नहीं आ रही बताओ? एयर से आ रही है। एयर क्या है? रेयरर। ग्लास क्या है? डेंसर। तो लाइट जब रेयरर से बेटा डेंसर में आएगी तो कहां पर बेंड करेगी? देखो लाइट तो सीधी जा रही थी, लेकिन वो बेंड कर गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब उसी ब्रिक में से लाइट बाहर भी आएगी, तो यानी लाइट दूसरी बार रिफ्रैक्ट होगी। अब देखो कैसे रिफ्रैक्ट करेगी, ये है डेंसर, ये है रेयरर। अब डेंसर से रेयरर में डॉक्टर जी को नॉर्मल पसंद नहीं था, तो ये लाइट देखो जाती तो ऐसी एकदम सीधी ही, लेकिन ये लाइट नॉर्मल के अवे चली जाती है, दूर चली जाती है, और इस डायरेक्शन में ये मुड़ जाती है। यानी जिस लाइट को एकदम सीधा आना था, देखो ऐसे आती है लाइट, वो लाइट अब इस रास्ते पे जा रही थी। वो लाइट जो ऐसे आने वाली थी, ग्लास स्लैब की वजह से दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। कितनी बार बेटा? दो बार। और उसकी वजह से वो लाइट इस पाथ पे मूव कर रही है। तो सबसे पहले यहां पर कुछ टर्म समझ लो। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट करती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और लास्ट वाली जो रे होती है इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इमरजेंट रे, क्योंकि बाहर जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लास्ट वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि जिससे इमरजेंट हो रही है, रे बाहर जा रही है, एंगल ऑफ इमरजेंस इसको हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको इतना याद रखना है कि देखो इस केस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ की ना? हाँ की ना? बिल्कुल होगा। उतना ही एंगल यहां पर होगा। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे। अगर तुम डायग्राम भी देख पाओ, वो नहीं होता, क्या बोलते हैं मैथ्स के अंदर यार, कौन सी प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी, जब याद नहीं आ रही, अपोजिट एंगल ऐसा कुछ होता है ना, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो ये वाली जो है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे, और लास्ट वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आ गया, डायग्राम हमें समझ आया। अब यहां पर एक नई टर्म आ जाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैं तो रास्ते से जा रहा था, डिंग डिंग डिंग, भेलपूरी खा रहा था, डिंग डिंग डिंग, सामने सामने ग्लास स्लैब आया, तो मैं क्या करूं? यानी लाइट तो रास्ते से जा रही थी, सीधी जा रही थी, लेकिन बीच में ग्लास स्लैब आ गया, तो अब ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्चुअल पाथ और जो अब पाथ है, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। तो ये डायग्राम है जो कि आपको याद रहना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई दी। बस आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद रखना। इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे with the perpendicular distance between them known as lateral displacement। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी पूरी, ये इमरजेंट रे थी, इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्ले। क्या हो गया भैया? हैंग कर गया क्या? एलियन आ गए रात की क्लास में? चलो, है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाकी वही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है जी, डन, बोलो। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो आपको सारे एंगल्स के नाम पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसका क्वेश्चन दिखाता हूं। ये तो अलग क्वेश्चन है वैसे। देखो इसमें थोड़ा डायग्राम को जूम करते हैं। क्या है? एक लाइट थी जो ऐसे जा रही थी, अब वो हल्की सी अंदर की तरफ बेंड कर गई बेटा। वो लाइट ऐसे सीधी जाती, बट वो अंदर बेंड कर गई एक बार, और दूसरी बार वो और अंदर बेंड कर गई। ठीक है, और अंदर बेंड कर गई। तो पहला जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दूसरे का N2, तीसरे का N3।
अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से आपको सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन इनमें से आपको सही लग रहा है, ए बी सी डी। चलो भाइयों बहनों मित्रों बताओ। एक बच्चा कह रहा है भैया आपकी क्लास में ऐसा लगता है कि हम किसी थिएटर की क्लास में बैठे हुए हैं। मस्त मजा आ रहा है, थिएटर की क्लास में बैठे हुए हो, वाह। तो मैं क्या, तुम्हें तुम्हारे स्कूल में होता है थिएटर? महंगे स्कूलों में होता है ना थिएटर आजकल। हमारे स्कूल में एक बार एक सर आए थे जो थिएटर करवाते थे। थिएटर के नाम पे वो ऐसे कराते थे कि यार एक पेन पकड़ो, अब इस पेन को पकड़ो और इस पेन पे फोकस करो बहुत देर तक। मैंने कहा ये कौन सा थिएटर है? बट फिर मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली में इससे मदद होती है ना। बट ये कराया था हमें, बताओ, थिएटर के नाम पे ये इससे कौन सी मेरी एक्टिंग इंप्रूव होगी? हैं? चलो कोई बात नहीं। आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर डी आएगा, यू ऑल आर राइट। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो, रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, तो तुम्हें पता चल रहा होगा यहां पर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, यानी ये है रेयरर, ये है डेंसर। बट वापिस से टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, यानी ये और भी डेंसर है, ये और भी ज्यादा डेंसर है। और तुम्हें पता है जो जितना डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो हमारी इक्वेशन के हिसाब से मैच कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। भैया कल कहां गए थे तुम लोगों को? अब तो पता चली गया होगा कहां गया था मैं कल। नहीं पता चला गया अभी भी? हाँ, सही बताओ, पता ही नहीं पता? नहीं पता चला अभी? यार कल एक्चुअली में आपकी छुट्टी मैंने इसलिए करी थी क्योंकि कल मुझे जाना था मुंबई। आज ही मुंबई से वापस आया हूँ, कल मुंबई गया था। कल एक इवेंट था, कपिल शर्मा की एक मूवी है तो उसका प्रीमियर था, मतलब उसका लॉन्च था, तो उसमें इनवाइट किया गया था। तो सोचा यार चले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कल आपकी छुट्टी करी गई थी, एक इवेंट था उनका। मैं काफ़ी लोग मिले, मतलब ऑलमोस्ट सबसे मिल लिए आप, जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह थे। मैं तो पहली बार मिला हूँ यार सेलिब्रिटीज़ से, मैं आज से पहले कभी मिला नहीं। तो कपिल शर्मा है ना, के अलावा कृष्णा अभिषेक, और भी मतलब बहुत सारे एक्टर्स थे ना, टाइगर श्रॉफ, अनिल कपूर, ये सब थे वहाँ पे। तो उन सब से मिल लिए। सौरभ जोशी जो इनका व्लॉगिंग है ना, वो भी थे वहाँ। तो मतलब बहुत बहुत लोग थे, तो सबसे मिल लिए यार, बस और क्या। था यार, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो बड़ा वो था, इंटरेस्टिंग था, न्यू था। मतलब बॉम्बे की दुनिया अलग ही चलती है। भैया कौन सी मूवी ऑफर कर दी? ठीक है। हाँ तो बस ये था, और कुछ नहीं था बेटा। चलो पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन एज एबीसी आर थ्री डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंस्ट फॉलोइंग ऑप्शन इज गिवन ट्रू? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, वो एंगल 4। तो अगर आपको दिख रहा हो तो जो सी ऑप्शन है एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये डायग्राम, कि आपको वैसा नहीं लग रहा, वो ग्लास स्लैब जैसा, ग्लास स्लैब जैसा डायग्राम नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ, तो ग्लास स्लैब जैसा जो डायग्राम है उसमें एंगल 2 और ये जो एंगल 3 थे ये दोनों बराबर होते थे। तो डायरेक्टली ऑप्शन दिख गए, तो तुम्हें तो डायरेक्टली तुम्हें सी लगाना था और आगे बढ़ना था। बात खत्म, बात खत्म। चलो जी, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारी चीजें हमारी हो जाती हैं समाप्त। डिडिंग 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 डिडिंग। अब हम करने जा रहे हैं क्या? अब हम करेंगे बेटा एक इंटरेस्टिंग काम, जो कि है लेंस। देखो लेंस में ना टाइम हमेशा कम लगता है। क्यों लगता है मैं बताता हूं। बिकॉज लेंस आप पढ़ चुके हो कहां? मिरर में। जो मिरर था वही लेंस है, बस यहां पर उल्टा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, पहले देखते हैं, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। देखो ये जो तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और इसका काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, यानी एक जगह पर पॉइंट कराना। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट ऐसे पैरेलल वैरेलल आती है तो लाइट को ऐसे बेंड करा देता है और एक जगह पर कन्वर्ज करा देता है। जबकि इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस और यह है डाइवर्जिंग।
ये है डाइवर्जिंग। तो अगर कोई भी लाइट आती है उसको दूर फेंकता है, कहां फेंकता है, एकदम दूर फेंकता है, ठीक है। अच्छा, जब भी तुम रे डायग्राम बना रहे हो ना, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो बेटा, ये एरोज वगैरह लगाना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे जा रहा है एरो लगाना मत भूलना, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, राइट राइट, ठीक है डन। तो ये आपको याद रहना चाहिए पहली चीज। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ रूल्स होते हैं, यहां पर भी कुछ चीजें होती हैं जो कि तुम्हें समझनी पड़ेंगी, है ना। बट रूल समझने से पहले, रूल समझने से पहले एक मिनट मैं आपको समझाना चाहता था कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहां पर भी सेम टर्म है, वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस, वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस, वही इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से पास होगी, किसी भी लेंस के सेंटर से पास होगी, ठीक है। दूसरी चीज अपर्चर, अपर्चर वही है कि वो जो डायामीटर होता है, जैसे वहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहां पर जो पूरे सरफेस का डायामीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर जैसे पोल था, पोल याद आया, पोल है ना, वैसे यहां पर जैसे मान लो लेंस है, इसका जो सेंटर होता है उसके सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब क्या यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम की कोई चीज होती है? तो मेरा आंसर है नहीं, मेरा आंसर है नहीं। मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो, पहली चीज ये लेंस है, ठीक है, एक बीच में लाइन ड्रॉ करी, मान लो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा एफ, एफ यानी इसकी फोकल लेंथ। अरे इसकी फोकल लेंथ हाँ की ना, बिल्कुल होगी। अब यहां पर होना चाहिए भैया टू, मतलब यहां पर होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम बोलोगे भैया मिरर में हमने पढ़ा था यहां पर सी होता है, अरे यहां पर सी होता है बेटा, सी मत लिखना, सी मत लिखना, क्योंकि सी लिखोगे तो तुम भी सी बन जाओगे, क्योंकि यहां पर आता है 2f, यहां पर आता है 2f, यानी ट्वाइस ऑफ, बात एक ही है बट लिखने का नजरिया, लिखने का तरीका अलग है। यहां पर क्या आएगा, 2f आएगा, बहुत बढ़िया, एक चीज हम समझ गए, ठीक है जी। सिमिलरली, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी फोकल लेंथ होती है, इस डायरेक्शन में भी फोकल लेंथ होती है f, और यहां पर 2f, वही सेम, वही सेम, ठीक है। डन, डन, जल्दी बताओ, सी तो नहीं लिखेगा ना अब कोई, भारी चेतावनी है, अब नहीं लिखना किसी को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यही सेम चीजें हैं जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, दोनों तरफ आपको बस एफ, यही, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बोलते हैं, सारी चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नई चीज नहीं है। चलो अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, इसके रूल्स पढ़ते हैं। तो यहां पर ना 3 रूल होते हैं बेटा, बेसिकली 3 रूल होते हैं। पहला रूल नंबर 1 वही सेम, अगर कोई भी लाइट पैरेलल आएगी देन इट विल पास थ्रू फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, यानी या तो पास करेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि वो पास करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, अब कंफ्यूज मत हो ना, देखो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगे चलेगा, बट प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगे कंफ्यूज, क्योंकि मिरर में अलग है, यहां पे अलग है ना। हाँ, तो ये अपना कॉन्वेक्स, तो अगर कोई भी लाइट पैरेलल है तो हमेशा फोकस से ही पास करेगी, कहां से, फोकस से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं तो कॉन्केव लेंस में पैरेलल लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, वही सेम है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वही इसका अपोजिट, अगर कोई भी लाइट फोकस से पास करेगी तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी, अगर कोई भी लाइट बेटा फोकस से पास करेगी ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। सेम गोस फॉर कॉन्केव, अगर कोई भी लाइट appears to pass from focus then it will become parallel, वो पैरेलल हो जाएगी, राइट। चलो, और लास्ट और सबसे इजी, वहां गुंडा कौन था, बताओ मुझे, चैट में लिख के बताओ, गुंडा कौन था, याद है किसी को, लास्ट लेक्चर याद है गुंडा कौन था? वहां का गुंडा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां का गुंडा है ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो सीधी जाएगी, सीधी। ऑप्टिकल सेंटर कहता है सीधा हो ले, सीधा, टेढ़ा वेढ़ा मत चल, सीधा। तो कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी इट विल ऑलवेज गो स्ट्रेट, यानी सीधी जाएगी, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इतना हमको क्लियर हो गए, ये 3 रूल्स थे।
अब इन 3 रूल्स के बाद हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन हम स्टार्ट करेंगे। क्या हम इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करें, बताओ मुझे, कर दिया जाए स्टार्ट, चलो आ जाओ। अब यहां पर रूल्स बहुत सिंपल हैं, 3 ही रूल्स हैं। अब हम सबसे पहले कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। देखो आपको करना वही है, मोमबत्ती जी को बुलाना है। क्या करना है बेटा, मोमबत्ती जी को बुलाना है, बस और कुछ नहीं करना। आओ मोमबत्ती जी आओ। सबसे पहले मोमबत्ती जी बहुत दूर हैं, देखो बेटा इंफिनिटी पे है मोमबत्ती जी। तो जब भी कोई चीज इंफिनिटी पे होती है तो लाइट पैरेलल आती है। लाइट कैसी आती है, पैरेलल आती है। और तुम्हें पता है कोई भी लाइट अगर पैरेलल होगी तो वो फोकस पे जाके क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो सारी लाइटें फोकस पे कन्वर्ज होंगी और जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। और कैसी बनेगी, अरे बोलो, अरे बोलो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। अच्छा, अब इसी चीज को मैं इजी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पता है तुम्हें क्या कॉनकेव मिरर याद है, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, वो सेम 6 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। यानी वहां का कॉनकेव, यहां का कॉन्वेक्स, सेम डिट्टो। वहां पर जब बहुत दूर होता है, इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, पॉइंट साइज बनती है। उसके अलावा कैसी बनती है, रियल बनती है। और रियल का बड़ा भाई, अरे बोल दे, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, ठीक है, यहां भी ऐसी बनेगी, यहां भी ऐसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड सेम। कुछ अलग नहीं करूंगा बेटा, मैं कुछ अलग नहीं करूंगा, मैं एकदम सेम चलाऊंगा सारी चीजें। बताओ कोई दिक्कत, भैया शनाया को कॉल लगा दो। शोहित भैया की बात कर रहे हो। क्या लोग हो यार तुम, क्या लोग हो भाई, बताओ यार। चलो, तो ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम मोमबत्ती जी को थोड़ा करीब ले आएंगे, 2F पे लाके खड़ा कर देंगे। अब 2F पे जो हमारी मोमबत्ती जी होंगी, तो एक लाइट गई पैरेलल, वो पास करेगी फोकस से। और दूसरी लाइटर को क्या करो, दूसरी लाइटर को ऐसे, अरे एक मिनट, दूसरी लाइटर को एक मिनट, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, तो दोनों कहीं जाके मिलेंगी। और जब आप चेक करोगे तो वो पॉइंट होगा 2F, वो पॉइंट होगा 2F। यानी 2F पे ऑब्जेक्ट को रखा था और इमेज कहां बनी, इमेज कहां बनी, इमेज भी 2F पे बनी और सेम साइज की इमेज बनी। अगर तुम्हें याद हो, कॉनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती थी। कैसी बनती थी, सेम साइज बनती थी, रियल बनती थी और इन्वर्टेड बनती थी। ठीक है, अच्छा एक केस अपना स्किप हो गया, वो था बियॉन्ड 2F, वो था बियॉन्ड 2F। हाँ, अपना एक केस मिस हो गया, कोई बात नहीं, उसको अब बना लेंगे। बियॉन्ड 2F, ये सेकंड केस होना था वैसे तो। अगर 2F के पीछे रखा है तो क्या होगा बेटा, एक लाइट बनाओ, फोकस से पास करो, दूसरी लाइट बनाओ, यहां से यहां पास करो, तो यहां पे होगा F, यहां होगा 2F, और इनके बीच में इमेज बनेगी। F और 2F के बीच में इमेज बनेगी। F और 2F के बीच में इमेज बनेगी। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर ना बहुत सिंपल चीज है, आपको लाइट को बस 2 ही डायरेक्शन में चलाना है, एक को पैरेलल भेजना, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देना। ठीक है, 3 केस हो गए, चौथे केस की तरफ आते हैं, आ जाओ, चौथे केस की तरफ आते हैं। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलो, तभी मैं ड्रॉ करा रहा हूं बेटा, है ना, ताकि तुम भी प्रैक्टिस करते चलो। अब अगर यहां पर आ गया तो क्या होगा बताओ, एक लाइट को पैरेलली फोकस से पास करा दो। ठीक है, दूसरी लाइट को कहां पास कराओगे, दूसरी लाइट को ऐसे पास करो, तो ये कहीं जाके मिलेंगे और ये मिलेंगे, यहां होगा 2F, तो बियॉन्ड 2F, 2F के पीछे मिलेंगे। कहां मिलेंगे, 2F के पीछे। इमेज कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, लार्ज बनेगी। बियॉन्ड 2F मिल रहे हैं, बियॉन्ड 2F बन रहे हैं, इमेज लार्ज बनेगी, रियल बनेगी, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत, तुम मेरे साथ ना प्रैक्टिस करो तभी मजा आएगा। अगर तुम बस देखते जाओगे बोर्ड पे तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने पहले भी डायग्राम बनाया बट तुमसे बने नहीं। क्यों, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी हमेशा। तो प्रैक्टिस कर लो भाई। तो ये क्या हो रहा है भाई, एक तो डायग्राम, मेरी ड्राइंग इतनी खतरनाक है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जी को मान लो 2F है, ये F है, तो अब अपन F पे लाके खड़ा कर देते हैं। कहां पे, F पे लाके खड़ा कर देते हैं मोमबत्ती जी को। तो एक लाइट तो पैरेलल बना दो, फोकस से पास करा दो। कहां से बेटा, फोकस से। अब जो दूसरी लाइट है उसको तुम ऐसे पास कराओ, तो तुम देखोगे ये दोनों लाइट पैरेलल हैं।
तो पैरेलल लाइट कहां पे जाके मिलती हैं? अरे कहीं मिलती हैं इंफिनिटी पे, अगर मिलेंगी तो इंफिनिटी पे, यानी इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, बात खत्म। सेम गोस फॉर कॉनकेव मिरर, वहां पर भी फोकस पे यही हुआ था, कुछ अलग नहीं है, सारी चीजें सेम है। ठीक है जी भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट केस। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अब ध्यान से देखना, ये है 2f, ये है f, और ऑब्जेक्ट को हमने f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अब एक लाइट रे सबसे पहले भेजो, एक लाइट रे भाई पैरेलल भेजो, फोकस से पास करा दो, कहां से पास करा दो? फोकस से। ठीक है, अब दूसरी लाइट रे को जब तुम भेजोगे यहां से, तो तुम देखोगे, एक मिनट, जब तुम इसको ऐसे भेजोगे तो ये दूर जाती हुई दिखेंगी, ये दूर जाती हुई तुम्हें लाइट रेज दिखेंगी, तो एक्चुअली में ये रियल दुनिया में कभी मिलेंगी ही नहीं, और ये मिलेंगी वर्चुअल दुनिया में। कहां पर? वर्चुअल दुनिया में। कहां पर बेटा? वर्चुअल दुनिया में। तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी कहां पर? वर्चुअल दुनिया में। ठीक है, हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और बड़ी इमेज बनेगी। अगर तुम्हें याद हो कॉनकेव मिरर का केस नंबर 6, क्या सबको याद है? चैट में लिख के बता दो, क्या ये केस एकदम सेम नहीं है? क्या ये केस सेम नहीं है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये 6 केसेस हैं, और ये 6 केसेस तुम्हें याद रहने चाहिए। इंफिनिटी पे कहां बनेगी, बियॉन्ड F1 कहां बनेगी, ये सब। ठीक है, क्या कहते हो? पीके ट्रिक बता दूं? पीके ट्रिक बता दूं? आ जाओ, आ जाओ। लो भाई, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज पीके। चलो आ जाओ दोस्तों, पीके ट्रिक बता देते हैं यार। हैं, बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने बोला यार बच्चों, काउंटिंग तो तुम्हें आती है? अरे काउंटिंग तो आती है, अनपढ़ तो नहीं हो, काउंटिंग तो आती है। हाँ जी भैया आती है। तो मैंने कहा फिर क्यों टेंशन ले रहा है तू, काउंटिंग आती है, काम खत्म। क्या करना है? काउंट कर तू तो भाई। अरे तू तो काउंटिंग कर, एक यहां पे लिख दे इन्फिनिटी पे, फिर 2 यहां लिख दे, 3 यहां लिख दे, 4 यहां लिख दे, 5 यहां लिख दे, 6 यहां लिख दे। अरे काउंटिंग तो भैया हम कर लेते हैं। मैंने कहा इसी काउंटिंग को इस डायरेक्शन में कर, 1 यहां लिख दे, 2 यहां लिख दे, 3 यहां लिख दे, 4 यहां लिख दे, 5 लिख दे दूर यानी इंफिनिटी पे, और बस जो 6th केस होगा वो आपको पता है, 6th केस तो इधर बनता है, पीछे बनता है। ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पीके ट्रिक ये बोलती है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो 1 पे इमेज बनेगी यानी फोकस पे, अगर 2 पे है, बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f है, तो इमेज बनेगी इनके बीच में। अगर 2f पे है तो इमेज बनेगी 2f पे, अगर इनके बीच में 4th पोजीशन पे है तो यहां बनेगी, अगर फोकस पे है तो 5th नंबर यानी इंफिनिटी पे बनेगी, और 6th केस यहां पर। लो भाई, हो गया जादू, बात ही खत्म हो गई, यहां तो हो गया जादू। क्या बात है यार, वाह। भैया आज आप 10/कोसेक लग रहे हो, 10/कोसेक। अब तुम ट्रिग्नोमेट्री के जाल में फंसाना चाहते हो मुझे। 10 क्या होता है? sin/cos। 10/कोसेक बोला तुमने, कोसेक होता है 1/sin, 1/sin। साइन से साइन कट जाएगा, कोसेक। क्या कहना चाह रहे हो? 10/कोसेक से क्या बन रहा है? 10/कोसेक, 1/कॉस। अच्छा, 1/कॉस सी। हो, घुमा फिरा के वही लिया है। वाह यार, कहां से पढ़ी इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुमने? हैं, कहां से पढ़ी तुमने इतनी ट्रिग्नोमेट्री? बता दो यार, क्या कर रहे हो भाई? चलो, चलो, बहुत बढ़िया। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है? सबसे पहले माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप के अंदर भी यूज किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार का कन्वर्जिंग है, तो दूर का ऐसे मैग्नीफाई करता है ये, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो देखो, कॉनकेव जो लेंस है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लेंस है। इसके दो केस हैं, दो केस है, सिंपल से एकदम लल्लू लल्लू से केस है। लो भाई, दोनों केस के डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये बना लो, है ना। ठीक है, एक बार मैं इसको बना रहा था ना,
एक बार मैं इसको बना रहा था तो पता नहीं मुझसे ये कभी, मतलब मेरे से हमेशा टेढ़ा ही क्यों बनता है, मैं समझ नहीं पाया आज तक, पर ठीक है जो भी है। तो पहला केस कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? देखो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो देखो ऐसे लाइट्स आएंगी, टकराएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। तो जो इमेज बनेगी बेटा वो कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट बनेगी। यस और नो? अरे यस और नो बोल दो। अरे बिल्कुल यार भाई, है ना, ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत लल्लू है। ये वही केस हो गया कॉन्वेक्स मिरर की तरह। हाँ। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि आप इंफिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो। इंफिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो। मान लो हम यहां रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो एक लाइट जाएगी और वो क्या कराएगी? दूर चली जाएगी। दूसरी जो लाइट है वो कहां जाएगी? देखना बेटा, दूसरी जो लाइट है वो ऐसे मैं सीधा भेज देता हूं, ठीक है? तो अगर आप ट्रेस करोगे तो ये यहां कहीं जाके मिलेंगे। दिख रहा है? थोड़ा जूम कर दूं, अब दिख जाएगा। यहां कहीं जाके मिलेंगे तो इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। शॉर्ट इमेज बनेगी, शॉर्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट बनेगी। बताओ क्या नहीं? क्या क्या लिख रहे हैं बच्चे चैट में? क्या हो गया? बोलो जल्दी। बोलो। क्या नहीं? क्या ये दोनों हमें क्लियर हो गए हैं बेटा? ये दोनों डायग्राम्स हमें क्लियर हैं क्या? दोनों डायग्राम्स क्लियर हैं? चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है बिडू, बहुत बढ़िया। इसके यूजेस क्या है? मतलब पहले टेबल देख लो कि इंफिनिटी पे होगा तो हमेशा फोकस पे बनेगी इमेज, और अगर और किसी भी पोजीशन पे होगा तो हमेशा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, यानी छोटी इमेज बनेगी। चलो अब इसका काम कहां आता है? तो इसके जो यूजेस होते हैं वो ये बाइनोकुलर्स के अंदर यूज होता है। बाइनोकुलर्स जो कि दूर का ऐसे देखने के काम आता है। उसके अलावा ग्लासेस के अंदर, स्पेशली आपके जो चश्मे बनते हैं आंखों के, उसके अंदर यूज किया जाता है। टॉर्चेस के अंदर भी यूज किया जाता है, कुछ कुछ टॉर्चेस के अंदर कॉनकेव लेंस यूज होता है। चलिए जी, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अगर नहीं है दिक्कत तो क्या हम क्वेश्चन लगा ले? क्या बोलती है जनता? क्या बोलती है जनता? बताओ क्या बोलते हो लोग? क्या हम क्वेश्चंस लगा लें अब? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज समझो। पहली चीज पहली चीज क्या यार? साइन कन्वेंशन इज ऑलवेज सेम। साइन कन्वेंशन इज ऑलवेज सेम। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा वाला पॉजिटिव, कौन सा वाला नेगेटिव, क्या है इसमें कोई दिक्कत? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर अगर समझना साइन कन्वेंशन, अगर लेफ्ट साइड में कुछ भी होगा तो नेगेटिव यहां पे, अरे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। याद है? याद है? ठीक है, तुम्हारी तरफ से करके दिखाया ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना हमें क्लियर है। ये सेम रहेगा, बस फॉर्मूला बदलेंगे, फॉर्मूला बदलेंगे बेटा, फॉर्मूला बदलेंगे। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर में क्या होता था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता था। यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये तुम्हें नेगेटिव साइन दिख रहा होगा, ठीक है? सिमिलरली मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसमें से नेगेटिव का साइन हट जाएगा। फॉर्मूला सेम ही है, बस नेगेटिव का साइन हट जाएगा और इसमें नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बस सिंपल जी। अरे ओके जी, बोलो जी, अरे बताओ जी। ठीक है, मैग्निफिकेशन भाई सेम ही है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है सब कुछ, बस नेगेटिव साइन हट गया। ठीक है, और वो जो मैंने आपको बताया था ना, क्या कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव आए तो यानी रियल इमेज, पॉजिटिव आए तो वर्चुअल, वो सारी चीजें सेम है, कुछ नहीं बदल रहा। अगर तुम्हें मिरर समझ आया ना तो लेंस का एक क्वेश्चन तुम गलत नहीं करोगे, गारंटेड, गारंटेड। वो सब कुछ सेम है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव तो रियल, एक से ज्यादा आ रही है वैल्यू तो इमेज बड़ी, अगर एक से कम आ रही है तो इमेज छोटी, वही सेम है। सारी चीजें एकदम डिट्टो हैं।
ठीक है, यहां पर बस एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है बेटा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है बेटा जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस क्या होती है? देखो, पावर यानी ताकत, तो हर एक लेंस की एक पावर होती है टू बेंड दी लाइट, यानी वो लाइट को कितना बेंड कर पाएगा उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ दी लेंस। अब वो बेंड कन्वर्ज भी कर सकता है या तो लाइट को डाइवर्ज भी कर सकता है, क्योंकि लेंस दो प्रकार के हैं, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। तो या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, उसको हम बोलेंगे पावर ऑफ दी लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस इंडिकेट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट मेजर्ड इन डायोप्टियर। यानी सबसे पहले समझ गए कि क्या है एबिलिटी ऑफ द लाइट टू एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट। अब यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है बेटा डायोप्टियर। क्या होता है? डायोप्टियर। डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है पावर का? तो अगर तुम्हें किसी की भी पावर निकालनी है तो उसकी फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर दो, बट फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। हाँ, बट ना आपने देखा हो तो क्वेश्चंस के अंदर ना फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में दी जाती है। फिर अगर आपको पावर निकालनी है तो इस फॉर्मूले को बदल लेना, 100/f, और f होना चाहिए सेंटीमीटर में। दोनों फॉर्मूला सेम है, यहां पर फोकल लेंथ मीटर में, यहां पर सेंटीमीटर में, फॉर्मूला बस थोड़ा सा बदल गया। पावर ऑफ द लेंस, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट। यूनिट क्या है? डायोप्टियर। यूनिट क्या है बेटा? डायोप्टियर। ठीक है जी, ठीक है, इतना हमको समझ आ गया। अब थोड़ी सी बातचीत आपसे करते हैं। अब मुझे बताओ, ये है मेरा लेंस का पहले तो नाम बताओ चलो। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पहले तो ये बता दो। हाँ, जल्दी बताओ। पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत बढ़िया भैया, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इमेज यहां बनाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इमेज यहां बनाता है। तो तुम्हें याद रखना है कि इसकी इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की इमेज इज, मतलब इमेज बोल रहा हूं, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या बोलोगे? इसकी बात करूं तो क्या बोलोगे? तुम्हें पता है क्या होता है? ऐसे डाइवर्ज होता है और फिर पीछे की तरफ इसकी फोकल लेंथ होती है, यानी इसकी फोकल लेंथ इज नेगेटिव। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक चीज याद रखना, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव। यस, अब ये समझ आ गया। अब मुझे बताओ, इस लेंस की पावर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? बताओ। इसका फॉर्मूला है 1/f। तो ऑब्वियस सी बात बेटा कि अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। लेकिन इस वाले लेंस की जो पावर होगी वो भी नेगेटिव होगी। यानी क्या मैं बोल सकता हूं, कॉनकेव लेंस ऑलवेज हैव अ नेगेटिव पावर, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर पॉजिटिव होती है। हाँ कि ना? जल्दी फटाफट से लिखो। बेटा यार, अब तो पढ़ ले, चैट में क्यों लिखे जा रहे हो? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का। पढ़ लो, अरे पढ़ लो। फेब्रवरी में बोर्ड्स है आपका, याद आया कुछ? याद आया? बोर्ड्स आ गए हैं, अब भी नहीं पढ़ रहे हो? प्लीज यार। ठीक है, इतनी हमें चीज क्लियर हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया, पावर ऑफ द लेंस समझ आ गई, फोकल लेंथ कब नेगेटिव कब पॉजिटिव लेनी है समझ आ गया, साइन कन्वेंशन समझ आ गया। अब सवाल लगाएंगे, अब सवाल लगाएंगे, अब होगा गेम शुरू। अब मजा आएगा। चलो जी। Concave lens has a focal length of -20 centimeter. An object 3 centimeter high is placed at the distance of 40 centimeter in the front of the lens. Find the position of the image formed by the lens. सबसे पहले क्या करो, गिवन लिखो। एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है। ठीक है,
वैसे क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन है, बट ठीक है, नहीं गिवन होता तो भी तुम लेते। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, ठीक है, प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो देखो u जो होता है वो हमेशा बेटा नेगेटिव होता है, तो -40 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। आपको बताना है इमेज कहां बनेगी, तो जरा फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। v आपको निकालना है, u कितना है, u हमें गिवन है, ठीक है जी, f भी हमें गिवन है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे बेटा तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1/20, ये प्लस हो गया माइनस हो गया वापस से, है ना। कैलकुलेशन में तो तुम माहिर हो ही बेटा, वो तो मुझे पता ही है ना। -3/40, रेसिप्रोकल करना मत भूलना, तो आंसर आ गया -40/3। यही आया -40/3, यस और नो, -40/3, बहुत बढ़िया। -40/3 इज योर करेक्ट आंसर। क्या है, -40/3, बहुत सही आया, बहुत सही। तो ये क्या है, इमेज का डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन निकालो, क्या कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर होता है v/u। तो अब यहां पे पुट करो v की वैल्यू -40/3 और u की वैल्यू -40, सॉल्व करोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 1/3, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3। अब क्योंकि यहां पर पॉजिटिव का साइन है, यानी इमेज जो है बेटा वो कैसी है, वो है वर्चुअल और इरेक्ट। कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। और एक से छोटी वैल्यू है, यानी इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड है, स्मॉलर साइज की है, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज, कैसे बताओगे हाइट ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू दी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन आया 1/3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो इसको यहां पे ट्रांसफर कर दो, तो यह आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, पावर बता दो भाई, पावर कैसे बताओगे, पावर का एक बार फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे जल्दी से, 1 मिनट ना, फोन स्विच ऑफ होने वाला है। चलो पावर का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा, 1/f। तो पावर अगर तुम्हें निकालनी है तो क्या करोगे, 1/f लिख दोगे। फोकल लेंथ हमें गिवन है, फोकल लेंथ है माइनस, है ना, लेकिन सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला बदल लेना, 100/f कर लेना, ठीक है, -20, तो ये आ गया -5 डायोप्टियर। पावर कितनी आ गई बेटा, -5 डायोप्टियर, -5 डायोप्टियर आया, आ गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, -5 डायोप्टियर आ गया, ठीक है। 100 क्यों लिया, क्योंकि सेंटीमीटर में थी। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब बस आपको एक डायग्राम बना देना है, जो कॉनकेव, ये दो ही डायग्राम है, या तो इन्फिनिटी पे है या तो दूसरा वाला जो डायग्राम था, बस वही वाला डायग्राम आपको बना के इसमें दिखाना। चलो डन है जी, बताओ बताओ जी जल्दी। एक क्वेश्चन करते हैं कॉन्वेक्स का। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी सबसे पहले u की वैल्यू लिख दो -30 सेंटीमीटर। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है ना, तो +15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमें वही v निकालना है, पोजीशन निकालनी है। तो जरा फॉर्मूला लगाना बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये वाला फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करो जल्दी से। 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/30 इक्वल्स टू 1/15। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/15 - 1/30, 30 एलसीएम ले लिया। थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूं, तुम लोग अपनी स्पीड से कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, v आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया v बेटा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ठीक है 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो यानी हमने निकाल दिया 30 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है लेंस का v/u, यानी v कितना है 30, u कितने, u भी 30 है, -30 है, तो यह आ जाएगा -1। अब माइनस का मतलब क्या है, इमेज रियल
इन्वर्टेड। 1 का मतलब क्या है, सेम साइज की इमेज है। ठीक है जी। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है ऑलरेडी, कहां गिवन है, 4 सेंटीमीटर है, तो सेम हाइट बनेगी इमेज की, तो वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, बता दिया है, रियल है। कैलकुलेट द पावर, पावर निकाल देंगे 1/f है ना, बट सेंटीमीटर में तो 100/f लगा देना, 100/15, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 से डिवाइड करो, 20/3, 20/3 डायोप्टियर। ये क्या आ गया, पावर आ गया। ठीक है जी। ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा अच्छा है, पता है क्यों, क्योंकि तुम्हें याद हो इमेज सेम बनी है, सेम साइज की बनी है। देखो मैग्निफिकेशन -1 है, यानी यानी ये स्पेशल केस है। कौन सा वाला स्पेशल केस, देखना, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पे ही बनती है। याद आया कुछ, याद आया कुछ, ऐसे एक जाता था फिर एक दूसरा ऐसे जाता था, दोनों जाके मिलते थे, सेम इमेज बनती थी। हाँ, तो ये वो वाला केस है, इसका रे डायग्राम ऐसा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा, अगर है तो बता दो जरा जल्दी। चलो ये कर लिया। अच्छा ये एक सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। एच डब्ल्यू डाल लो इसमें। ठीक है। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन मुझे और कराने हैं बेटा, फिर क्लास एंड करेंगे। ठीक है, फिर क्लास एंड करेंगे, भी एक दो क्वेश्चन और कराने हैं। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा ध्यान से। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस कितने बजे हैं अभी, 10 बज गए ना, कितने बज गए, 10 बज गए। हाँ तो 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट और। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां पे एक टेबल गिवन है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक टेबल गिवन है जिसमें हमें ये बोला है कि एक लेंस है और उस लेंस में ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग डिस्टेंस पे रख रहे हैं और इमेज अलग अलग पोजीशन पे बन रही है। ठीक है, हमें ये टेबल गिवन है। अब पूछा क्या जा रहा है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विदाउट एनी कैलकुलेशन। विदाउट एनी कैलकुलेशन हमें फोकल लेंथ बतानी है। कैसे बताओगे, इस टेबल को ध्यान से देखो, गौर से देखो, उतने ही ध्यान से जितने ध्यान से तुम उनको देखा करते हो, उतने ही ध्यान से इसको भी देखो। और ध्यान से देखते देखते तुम्हारे मन में ख्याल आया कि अगर इतने ध्यान से तुम पढ़ाई कर लेते तो तुम्हारे नंबर अलग आते। चलो उस ख्याल को अलग करते हैं, बट फिर ध्यान से देखते हैं। तो देखो -40 पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी +40 पे बन रही है। ये केस तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज 2f पे बनती है, यानी ये जो 40 सेंटीमीटर है ये 2f की वैल्यू है। तो f की वैल्यू कितनी होगी, इसकी हाफ, यानी 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई। अगला, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द ऑब्जर्वेशन नंबर 3। अगर तुम इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, तो इसमें मैग्निफिकेशन कितनी बनेगी, मैग्निफिकेशन कितनी होगी, आपको यह बताना है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, तो इसके लिए तुम बस पुट करोगे V/U, यानी 60/-30, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका -2, यानी इमेज डबल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी बेटा, डबल बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। चलो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज सेम, यानी इनमें और इसमें दोनों में जो मैग्निफिकेशन है वो सेम आ रहा है। लिस्ट 2 डिफरेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दीज 2 केसेस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, 15 सेंटीमीटर पे, जबकि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो ये केस कौन सा हुआ, ये केस हुआ, मान लो ये फोकस है, फोकस और ऑप्टिकल के बीच में, केस नंबर 6। तो यहां पर जो इमेज बनेगी ना वो कैसी बनेगी, अरे बोलो, यहां पर इमेज बनेगी वर्चुअल। जबकि ये जो दूसरा केस है इसमें -25, यानी फोकल लेंथ के पीछे रखा हुआ है, फोकस के पीछे रखा हुआ है, तो यहां पर इमेज तो रियल ही बनेगी। यहां पर इमेज कैसी बनेगी, रियल। ठीक है, तो दो डिफरेंसेस क्या है, कि जो इमेज केस 1 में बनेगी वो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, और यहां पे बनेगी रियल और इन्वर्टेड।
बताओ। बोलो, कोई दिक्कत? चलो डन। अगर समझ आया तो एक बार पीके लिख दो, क्योंकि बहुत प्यारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, लिटरली बहुत अच्छा सवाल था। चलो, a student performs an experiment to study image formation by a lens. He places a candle in front of the lens and adjusts a white screen to obtain a sharp image of the candle flame. ठीक है जी। Distance of the object from the lens is this. The distance of the screen from the lens is this. ठीक है। Identify the type of lens used in the experiment. ओके जी, आपको यह बताना है कि कौन सा लेंस यहां पर यूज किया गया होगा। बताओ भाई, बताओ क्या लगता है, क्या लगता है? सोचो, दिमाग लाओ। कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा? कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है कि जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर हमें देखो स्क्रीन वहां पर प्लेस करी जाती है जहां पर इमेज बनती है। यानी ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस v का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस u का डिस्टेंस है। ठीक है। तो u की वैल्यू तो हमेशा कैसी होती है, u की वैल्यू हमेशा होती है माइनस में। और अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा कहां बनती है, इस डायरेक्शन में बनती है। यानी वो कैसी होती है, वो होती है पॉजिटिव। कैसी होती है बेटा, अरे बोलते भाई, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, बहुत सही। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बहुत सही। तो आपको ये बताना है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। तो इमेज बनेगी आपकी रियल बनेगी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है। वर्चुअल वो एक ही केस में बनाता है, वर्चुअल वो एक ही केस में बनाता है। बताओ कौन सा केस? जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आपका खड़ा होता है, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है, जो कि यहां पॉसिबल नहीं। ठीक है जी, बहुत सही। अब आपको कुछ और आंसर देने, चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अभी आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए क्योंकि 10 से ऊपर हो चुके हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अपन उठाएंगे। होमवर्क नहीं, मतलब जो भी अपनी डाउट क्लास होगी। मैं सोच रहा हूँ कि कल सैटरडे है, तो कल ऐसा करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कराने से अच्छा है कि कल एक डाउट क्लास रख लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हो, क्या कहते हो? एक डाउट क्लास रख लेते हैं। ये कल आपका ये वाले क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन अपने बच गए, क्योंकि अभी अगर मैं और पढ़ाऊंगा तो तुम चिल्ला चोट करने लगते हो। कोई बात नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको और प्रैक्टिस करेंगे। और कल सैटरडे है, तो कल बेटा डिस्कशन होगा, डिस्कशन होगा, सुन लो मेरी बात। एनवाईक्यू, एनवाईक्यूज का डिस्कशन होने वाला है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड लाइट, इन दोनों के एनवाईक्यूज मुझे तुम्हारे खत्म चाहिए कल। कल रात को आओगे क्लास में, तो इन दोनों के साथ आना, कल डिस्कशन करेंगे एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। राइट, इन दोनों के साथ आते हैं। ठीक है, चलो। तो कल यही करते हैं, कल डाउट सेशन रखते हैं और जो 1-2 क्वेश्चन बच गए उनको भी अपन कवर करा लेंगे। चलो, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेट हो गए आप भी बहुत लेट हो गए, 10-10 हो गए। जाओ, इसी के साथ, इसी के साथ लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। और थैंक यू सो मच। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं कल था ना वहां पे, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं, मतलब वो लोग सब सेलिब्रिटीज हैं यार, है ना। मतलब उन लोगों को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और मैं कहाँ एक छोटे से शहर का लड़का, है ना, छोटे से शहर का लड़का जो गली मोहल्ले में खेला कूदा करता था, और वो उनके बीच में वहां उनके साथ खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना, ये जो जर्नी है, मतलब अभी बहुत लंबी जर्नी है, अभी आगे और भी बहुत बेहतरीन काम करने हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ की जो जर्नी थी अभी तक की,
वो शायद तुम लोगों के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कल जब मैं इवेंट से निकला ना वहां से, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और मतलब लोग बोलते हैं मेहनत, बट थोड़ी बहुत तो शायद लक भी एक चीज होती है। तो वो लक शायद तुम लोगों ने मेरा बनाया है है ना? क्योंकि तुम लोग जो दुआएं करते हो तुम्हारी वो लग जाती हैं, प्रेज जो तुम करते हो वो शायद लग जाती है, और उस वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है? तो ये जो भी पार्ट रहेगा ना सक्सेस का, उसमें तुम एक बहुत बड़ा एक रोल हो, एक पार्ट हो मेरी लाइफ का। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। चलो, इसी के साथ आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। कल मिलते हैं, डाउट सेशन लेंगे। प्लीज सॉल्व करके आना आज, प्लीज बोल रहा हूं। कल चप्पलें मारूंगा, जूते मारूंगा क्लास में, बिना एनवाईक्यू के मत आ जाना। चलो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।